टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला जो फोर्स का एग्जाम्पल है वो है वेट। वेट क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, और यहाँ पर ए जो है वो ग्रेविटी के बराबर है, तो वेट का फॉर्मूला हो गया एम जी। तो वेट एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ के सेंटर पर लगती है, अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में लगती है, सेंटर की तरफ लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है। सपोज कोई बॉडी किसी टेबल पे रखी है, तो ऐसे केसेस में वेट हम नीचे मानेंगे एम जी। सपोज कोई बॉडी लटक रही है, तो इसका वेट हम मानेंगे एम जी नीचे। लेकिन अगर अर्थ के संग देखा जाए, जैसे कोई बॉडी ऐसे लटक रही है जिसका लेंथ बहुत बड़ी है स्ट्रिंग की, तो इस केस में जो वेट होगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। पर क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी होती है और स्ट्रिंग बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हम वेट को डाउनवर्ड मान लेते हैं। तो वेट को डाउनवर्ड जब मान सकते हैं जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग छोटी हो या बॉडी बहुत छोटी हो, अर्थ के कंपैरिजन, रेडियस के कंपैरिजन में बॉडी छोटी, जैसे बॉडी छोटी है अर्थ के कंपैरिजन में रखी हुई है, तो यहाँ पर वेट डाउनवर्ड ले लेंगे, यहाँ पर भी वेट डाउनवर्ड ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर वेट जो है टूवर्ड्स द सेंटर लेना पड़ेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो डिफरेंट सिचुएशन में वेट का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। जनरल डायरेक्शन जो है इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जनरली अगर हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही मान लेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें वेट का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर पर लेना पड़ता है, जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बहुत बड़ी हो, रेडियस के कंपैरेबल हो, तब हम वेट का डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर मानेंगे। इट इज़ अ फोर्स which is present in string. Tension always acts away from body. टेंशन जो है वो बॉडी से दूर की तरफ होती है। जैसे ये एक रस्सी है, अब तक हम दो फोर्स पढ़ चुके हैं। पहली फोर्स जो हमने पढ़ी थी वो थी वेट, तो बॉडी का वेट नीचे लगेगा। अब ये नीचे नहीं जा रहा है तो कोई ना कोई तो इसे रोक रहा होगा, ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा, तो ये रस्सी ऊपर फोर्स लगा रही है, टेंशन। और जिस बॉडी से ये रस्सी बंधी है उसको ये नीचे खींच रही है, तो टेंशन नीचे मार्क करेंगे। टेंशन इस बॉडी से दूर, टेंशन इस बॉडी से दूर, इसलिए हम कह रहे हैं टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी। इफ स्ट्रिंग इज massless, if string is massless, tension is same everywhere, tension is same everywhere। तो यहाँ पर और यहाँ पर टेंशन सेम मानिए, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहती है अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो। इन वन स्ट्रिंग टेंशन इज सेम, इन वन स्ट्रिंग टेंशन इज सेम। जैसे ये एक पुली है, पुली से एक स्ट्रिंग लटक रही है, दो अलग अलग मास लटक रहे हैं, एक M1 एक M2। अब हम इसमें टेंशन कैसे मार्क करेंगे? सबसे पहले वेट मार्क करो, M1G, इसका वेट मार्क कर लिया, M2G। इसमें टेंशन दूर, अवे फ्रॉम बॉडी, इसमें टेंशन दूर, अवे फ्रॉम बॉडी, इसमें टेंशन दूर, अवे फ्रॉम बॉडी, इसमें टेंशन दूर, अवे फ्रॉम बॉडी। तो इस तरीके से टेंशन को मार्क करा जाएगा।
अगर दो स्ट्रिंग हो जाएंगी तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है M1, ये है M2 और ये है M3। अब दो स्ट्रिंग हो गई हैं, तो सबसे पहले वेट मार्क करेंगे। इसका वेट M1G, इसका वेट M2G, इसका वेट M3G। अब टेंशन कैसे मार्क करेंगे? इसमें अगर टेंशन T1 ले ली तो ये भी T1 होगा, ये भी T1 होगा और ये भी T1 होगा। इससे दूर, इससे दूर, इससे दूर, इससे दूर, टेंशन हमेशा दूर मार्क करी जाती है। अब स्ट्रिंग बदल गई तो इसमें टेंशन अलग माननी पड़ेगी। मान लो T2, तो टेंशन T2 इससे दूर और इससे दूर। टेंशन इज मार्क अवे फ्रॉम बॉडी। ये आप याद कर सकते हैं कि टेंशन एक्स अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन हमसे कोसों दूर, ऐसे याद कर लो। टेंशन जो होती है दूर की तरफ होती है, टेंशन हमसे कोसों दूर, टेंशन बॉडी से दूर की तरफ मार्क करी जाती है। अब तीसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। व्हेन अ बॉडी is placed on a surface, then surface also exert a force on a body. This force is called नॉर्मल रिएक्शन। अगर बॉडी को किसी सरफेस पे लगाओ रखोगे तो सरफेस एक फोर्स लगाता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट, बॉडी एक सरफेस पे रखी हुई है, बॉडी का वेट नीचे लगेगा तो सरफेस भी इस पे एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा तो बॉडी तो नीचे गिर जाएगी। पर बॉडी टेबल के ऊपर रखी हुई है, अगर बॉडी टेबल पे कुछ फोर्स लगा रही है तो टेबल भी बदले में उतनी ही फोर्स लगाएगा, उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है, तो ये mg हो गया। mg के दो कंपोनेंट कर लिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो सरफेस जो ऊपर फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन रखा हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन नाम रख दिया है। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन भी लिखना चाहूँ तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, क्योंकि ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस है। ऐसी ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आ रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में n और mg cos थीटा बराबर होंगे। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। अब मैं इधर से फोर्स लगाऊं, जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम N1 कह रहे हैं, और बदले में ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, इसे हम N1 कह रहे हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन मार्क करने का तरीका है। किसी जगह हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे मार्क करते हैं। ये वाला ब्लॉक मान लो इसका नाम रख दें, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगाएगा, लेट इट बी N1, तो बी वाला भी ए वाले पे कुछ फोर्स लगाएगा, दिस इज विल ऑल्सो बी इक्वल टू N1, क्योंकि फोर्स जो है पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं? पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ये न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया था कि फोर्स पेयर में एक्ट करती हैं। तो जितनी ये इस पर फोर्स लगाएगा बदले में ये भी उस पर उतनी फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगी उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब देखते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स
प्रेजेंट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। K इज मोर फॉर टफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग टफ है, उसको खींचने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो उसका K ज़्यादा होगा। और X होता है एक्सटेंशन और कंप्रेशन। X होता है बेटा एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्प्रिंग फोर्स का, तो ऐसा ग्राफ आता है, क्योंकि नेगेटिव है स्लोप, ओरिजिन से पास करेगा, x 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, और नेगेटिव स्लोप है तो ऐसा ग्राफ आएगा इसका, x और f का। अब देखो, जैसे कोई स्प्रिंग है, मैंने इसे ऐसे खींचा बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स अंदर लगाएगी, यानी जिधर x होगा उसके अपोजिट लगाएगी, इसलिए माइनस साइन है। अगर एक्सटेंशन है, बाहर की तरफ हम खींच रहे हैं, x बढ़ रहा है, तो फोर्स पीछे की तरफ होगी। स्प्रिंग की फोर्स अपोजिट होती है x के, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो x तो इधर है, तो स्प्रिंग की फोर्स इधर है। सपोज इस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दूं, सपोज मैंने इसे x कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग जो है फोर्स बाहर लगाएगी, तो स्प्रिंग की फोर्स बाहर हो जाएगी, इसीलिए माइनस साइन है। अगर हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स होगी, और अंदर की तरफ दबाएंगे तो बाहर की तरफ फोर्स होगी। तो स्प्रिंग की फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, इसीलिए फार्मूले में माइनस साइन लगा हुआ है। अगर वैसे केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हम याद कर सकते हैं kx। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, x एक्सटेंशन भी हो सकता है, x कंप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा और फोर्स देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मास के बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। जैसे ये मास m है, दूसरा मास m2 है, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऑलवेज अट्रैक्टिव, दो मास हों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसा ही यूनिट में जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। अब नेक्स्ट फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज। इफ चार्ज आर ऑफ सेम साइन, इफ चार्ज आर ऑफ सेम साइन, फोर्स इज रिपल्सिव। यानी अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे। इफ चार्ज आर ऑफ अपोजिट साइन, इफ चार्ज आर ऑफ अपोजिट साइन,
दे विल रिपेल, सॉरी दे विल अट्रैक्ट। अगर चार्ज अपोजिट साइन के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स, it arises when there is relative motion between two surface। जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उनके मोशन को ख़त्म करने के लिए एक फोर्स आती है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे एक ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ, इस पे पूरा चैप्टर भी है फ्रिक्शन पे, तो उसमें पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी केवल यहाँ समझा रहे हैं। जैसे हम एक फोर्स लगा रहे हैं किसी ब्लॉक पे, तो ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस इस ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकेगा, उसे कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन। एन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, मान लो इसका वेट एम जी है, एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, पहले ही सिखा चुके हैं। और ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो म्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हम आगे चैप्टर में डिटेल में सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, अब केवल नाम बताए जा रहे हैं कितने प्रकार की फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जितनी दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होती है उतनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होती है, और इतनी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होती है। इसका मतलब ये हो गया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड मास। तो हमने फोर्सेस की ये कई सारी फोर्सेस आपको बताई हैं। फोर्सेस की वैसे दो कैटेगरी होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दूर से ही लगती है। चार्ज वाली फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो दूर से ही लगती है, बिना टच करे लगती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, सॉरी उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे जब बॉडी के टच करने पे जो फोर्स लगती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी टच कर रही हो और उस समय जो फोर्स लगती है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और जब बॉडी टच नहीं कर रही हो उसके हमें फोर्स को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट है, दूर से ही काम करती हैं।